आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद नियाज़ शाह और इस वक्त हमारे साथ हैं शहजाद खान साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि शहजाद खान पुंछ की एक कादावर शख्सियत है और खिता पीर पंचाल में इन्हें हर शख्स जानता ही नहीं बल्कि बेहतर तरीके से पहचानता भी है और ये अपने कामों से अक्सर जाने जाते हैं। करेंगे शहजाद खान साहब, सबसे पहले हम आपके मशकूर हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मेरा पहला सवाल है और सीधा सा सवाल है कि आपको हम कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर अच्छी तरह से जानते थे, समाजी शख्सियत के तौर पर आपको हम जानते हैं, लेकिन ये सियासी सफ़र कहाँ से और किन मकासद को लेकर आपका शुरू हुआ? नियाज़ साहब, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने स्टेडियम में बुला के दावत दी और मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे बुलाया। देखिए, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, एहसान है कि मुझ जैसे शख्स पे अल्लाह ने इतना किया है कि मैं अगर पूरा दिन और पूरी रात अल्लाह की इबादत में रहूँ तो मुझे उसने वो इनायत किया है। मुझे जो मैं हूँ उससे बढ़कर उसने मुझे सब कुछ अता किया। तो बात ये है कि ये सियासी सफ़र जो है ये हमेशा कोई भी जो लोग हैं सियासत में जो कदम रखते हैं तो या तो वो बड़े ही सताए हुए लोग होते हैं जी, और ज़माने के बड़े सताए हुए लोग होते हैं, और जब वो देखते हैं कि सुतम काफ़ी बढ़ चुका है तो उसके साथ मुकाबला करने के लिए कोई जो लोग हैं निकलते हैं। तो मेरा माजी एक ऐसा था कि 1983 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, मैं छोटा सा था, और उसके बाद मेरा ये सियासी सफ़र जो है वो शुरू हुआ। मैंने ये देखा कि एक जो गरीब आदमी है वो गुर्बत में कैसे दिन निकालता है जी, और एक यतीम जो है वो किस तरीके से परवरिश पाता है, और जो बेसहारा लोग होते हैं उनके साथ क्या क्या होता है। बेसिक मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मैं ज़मीन से ही उठ के यहाँ तक पहुँचा। बड़ी अच्छी बात आपने कही खान साहब के एक सताया हुआ इंसान जो है माशरे का वो सियासत जान करता है। तो अब आपने पहले जो है आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में थे, फिर आपने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कुछ अर्से के लिए ज्वाइन की, अब बीजेपी। तो क्या ये पार्टियां भी आपको सता रही थी या इसकी कोई और वजह थी जो आपने चेंजिंग की है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहा, मैं आज भी और कई स्टेटों से भी ये कह चुका हूँ जी कि मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब मैं रहा एक सिपाही की तरह काम करता रहा और ईमानदारी और अमानतदारी से काम करता रहा। ठीक है। और कोई आदमी ये शख्स नहीं कह सकता है कि शहजाद खान नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के इसने ठेकेदारी की हो, इसने ठेके किए हो, और या इसने सीडी फंड से कोई पैसा लिया होगा या पार्टी से कोई फंड लेके इसने काम किया होगा। लेकिन जब मैंने ये देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जमात है वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो जमात थी वो एक तारीख थी, लेकिन इसका नाम डालने वाले कायदे सानी फारूक अब्दुल्ला साहब थे और इसको दुकान बनाने वाले जनाब उमर अब्दुल्ला साहब थे। और मैंने समझा कि ये अब दुकान बन गई है, यहाँ पे अब एक तजारत है और ये तजारत के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। तो मुझे लगा कि ये जमात जो है ये लोगों की डेवलपमेंट के लिए नहीं रही है, ये काम करने वाली जमात नहीं है, इससे हमारे जो जितने भी लोग हैं उनका काम हो सकता है। तो फिर मैंने बीजेपी में शामिल किया। फिर पीडीपी को अचानक से छोड़ने के क्या ख्याल आता है? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि पीडीपी में मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब जो थे, जब मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब जो थे मेरे घर में तशरीफ लाए और उन्होंने मेरा बातों पकड़ा और उन्होंने मुझे ये कहा कि शहजाद खान, मुझे आपकी ज़रूरत है और मैं आपकी पार्टी में रहना चाहता हूँ। तो मैंने उनकी पार्टी में मैं आ गया। तो वही बात हुई कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब एक बड़े किताबों और बड़े कद के नेता थे, उनकी बड़ी ऊंची सोच थी जी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और
मुफ्ती साहब जो ही इस दुनिया से चले गए तो इस जमात के अंदर इसका जो शहरादा था वो बिखर गया और इस जमात में कोई टिकाव करने वाला नहीं रहा। महबूबा मुफ्ती के जो लोग थे और ख़ास करके जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी को मौका मिल गया मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के इंतकाल के बाद, उनने उस पार्टी को बड़े बुरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की। तो आप भी तो पार्टी के एक सिपाही थे ना, अगर कांग्रेस पार्टी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी और मुफ्ती साहब के इंतकाल के बाद, तो क्या आपने कुछ ऐसी कोशिशें की होंगी, महबूबा जी से आप मिले होंगे, मैं आपकी बात किसी ने सुनी नहीं या देखिए, जब मैं आपको एक बात बताऊं कि जब महबूबा मुफ्ती जी पीडीपी के अंदर थी, चीफ मिनिस्टर थी जी, तो उस वक्त तो हमें वहाँ मिलने के लिए मौका ही नहीं दिया जाता था। वो जो लोग थे, नुमाइंदे थे, उन लोगों ने उनको पहले ही बता के रखा हुआ था कि अगर ऐसे ये लोग जो हैं ये अगर यहाँ पे आए बैठक सकते हैं तो ये इनको पूरे हालात के बारे में बता देंगे, तो इससे कमज़ोर हो जाए। अब छुपाने की क्या बात है, आप सुनते रहे होंगे कि जब महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट गिर गई उसके बाद आपने सुना है कि यहाँ से कुछ लोग जो एमएलए हैं वो बागी होकर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे थे, उनकी लिस्टें बनी बाकायदा तौर पर, सब कुछ हुआ। तो फिर एक बार फिर दोबारा महबूबा मुफ्ती ने जो है बीजेपी के साथ उनकी मुश्किल की वजह से वहाँ जाके फिर दोबारा उसने हुकूमत संभाली और उसके बाद फिर जब हुकूमत टूटी तो फिर ये जो एमएलए लोग जो आज कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना ये मुस्लिम के खिलाफ है, इनने बड़ी अपनी अड्डियाँ रगड़ी। हमारे एमएलए शाह मोहम्मद आफिफ साहब, रजौरी के एमएलए साहब, या मतलब श्रीनगर के उनकी कंस्टिट्यूंसी के कुछ एमएलए वगैरह हों, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हम मिलजुल करके एक महबूबा मुफ्ती को एक साइड करके, पीडीपी को एक साइड करके हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हुकूमत बनाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी एक भी बात नहीं। ठीक है, लेकिन अब जो आपका मुस्तकबिल है, ख़ासतौर से अभी जो हाल है, आपने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है और आपके साथ यहाँ के दीगर जो नेता लोग हैं वो भी पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या सोच लेकर आप बीजेपी में आए? कि हमेशा जो भी दरिया है जी वो हमेशा समुद्र में जाके मिलते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक समुद्र है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रहा, मैं पीडीपी में भी रहा और ये तजर्बा जो है ना इंसान का ये बड़ा लाता है। हमने देखा कि हम नाकाम हो गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी हम लोगों के काम नहीं कर सके, हम पीडीपी में भी रह के लोगों के काम नहीं कर सके, हम जहाँ भी जाते हैं हमें लोगों से माफ़ी करनी पड़ती है, माफ़ी मांगनी पड़ती है। मुझे जो पीछे 4.5 साल 5 साल जो मैं पीडीपी में लगा के आया तो वहाँ पे सिर्फ खाली झूठे और खोखले वादे ही किए जाते थे। वो जो हमारे रहबर थे, रहनुमा थे, वो करते थे झूठे वादे। हम लोग क्योंकि हम लोग जो थे वो अलग किस्म के लोग थे, हम सोचते हैं कि भाई किसी के साथ जो वादा हो वो काम हो। तो हमें जब पता चला पूरा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के बगैर यहाँ का जो काम है ख़ास करके रियासत जम्मू कश्मीर में और जो पुंछ की डेवलपमेंट है ये भारतीय जनता पार्टी के बगैर नहीं हो सकती। उसकी एक मिसाल है, मैं आपको एक बात बताऊँ कि आज दिन तक 70 साल तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, कांग्रेस का पीएम रहा, लेकिन जम्मू से पुंछ तक आज दिन तक 4 लाइन नहीं बन सकी। क्या वो 70 साल में नहीं दे सकते थे? जैसे कि उसके बाद जो हमारा जम्मू से पुंछ तक ये रेलवे लाइन जो है वो मंजूर हुई, उसके लिए पैसा मंजूर हुआ, क्या वो नहीं दे सकते थे? उसके अलावा हमारा चंडक से जो मंडी तक आज हाईवे जो बन रहा है, क्या वो नहीं दे सकते थे? मंडी से सुल्तान पत्थरी तक जो हाईवे बन रहा है, क्या वो नहीं दे सकते थे? इसी तरीके से मैं आपको एक बात बताऊं कि इसी तरीके से हमारे बड़ी मुश्किल में लोग बस रहे हैं। मैं आप शाह साहब आप मेरे साथ चलिए, आप देखिए कि पीछे के जो गांव के लोग हैं, मैं आपको एक बात बताऊं कि चिखड़ी बन पाला बन वहाँ पे पीछे आज दिन तक 70 साल हो चुके हैं, लेकिन उन लोगों को रोड नहीं मिली है। पलेरा के पीछे मारकोट है, एक इलाका है,
उस मारकोट इलाके को आज 70 साल तक ये लोग जाते रहे, वादा करते रहे, वहाँ पे उनको रोड नहीं मिली है। मेरा ज़िंदगी का नस्ब लेन है कि मैं गरीब आवाम की काम करूँ। हम ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बगैर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इस इलाके की डेवलपमेंट करवा सके, यहाँ पे रोडें दे सके, रास्ते दे सके। मैं चाहता हूँ कि मैं चिखली धाम वहाँ की रोडें जो है वो बने। मैं चाहता हूँ कि पलेरा से मारकोट की रोड बने। मैं चाहता हूँ कि अड़ाई मूरी की रोड बने, अड़ाई में रोडें बने, अड़ाई मलका की रोड बने। वो हमारी वो बहनें, मतलब जिनको चारपाई पे उठाया जाता है तो रास्ते में ही वो दम तोड़ देती हैं। बीमार बड़ी मुश्किल से सफ़र करता है और एक दर्द लेके जो है ना, हम यहाँ में जो ग्राउंड में आया हूँ, एक दर्द लेके आया हूँ। मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि मेरे भाइयों के दिलों में, मेरे इन लोगों के दिलों में ये बात पहुँच जाए कि डेवलपमेंट अगर करनी है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरी जमात जो है वो डेवलपमेंट नहीं करवा सकती। जो मंशूर इस वक्त का है, मैनिफेस्टो है पार्टी का, उसमें राम मंदिर की बात हो या फिर 35A की 370 की बात हो, तो इन सवालों के जवाब आप कैसे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये तो एक इलेक्शन का जो बिगल जब बचता है तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 370 और 35A याद आता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे पंचायती राज हुआ, पंचायत के इलेक्शन आए, सरपंचों के यहाँ पे इलेक्शन आए, तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने इलेक्शन लड़ने से बाइकआउट कर दिया। आज असेंबली के आगे इलेक्शन आ रहे हैं, ये पार्लियामेंट के इलेक्शन आ रहे हैं, इनको बाइकआउट करना चाहिए था। अगर ये दफ़ा 370 की बात होती या 35A की बात होती तो इनको बाइकआउट करना चाहिए था, सब लोगों को बाइकआउट करना चाहिए था। लेकिन सब अगर बाइकआउट करेंगे तो आप तो आसानी के साथ, अक्सरियत के साथ अपनी जो है जमहूरियत बना लेंगे ना, हुकूमत बना लेंगे। तो मसला ये है कि 35A के इशू को आप किस तरह से देखते हैं? क्या 35A हट जाएगा या फिर वो रहेगा? वो कहता है कोई इस किस्म की बात नहीं है। इस सिर्फ खाली लोगों को बैंक बोर्ड इकट्ठा करने के लिए, जैसे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP यहाँ से इलेक्शन उन्होंने नहीं लड़ा, ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ जम्मू से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। जम्मू में तो उनका नाम ही नहीं रहा है। अगर उनका नाम होता, उनकी पहचान होती, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई कल आप लोग कहते थे कांग्रेस को वोट दो, कल आप अपने लिए वोट कैसे मांगोगे? अब तो इनको वोट मांगने के लिए आने नहीं चाहिए। मेरी कंस्टिट्यूंसी की मैं उस आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो लोगों ने मेरा ताउन किया। 20,000 या 25,000 के करीब, अब तो कोई कहता है जनाब 5,000 नहीं होगा, 2,000 नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ के बक्से खुलेंगे, स्लूगड़ियाँ खुलेंगी, इतना बड़ा मतलब इनके प्रोपगंडे के साथ घर घर में इन्होंने जाके लोगों को कहा BJP को वोट डालना, पता नहीं आप पे क्या क्या हो जाएगा। तो इस किस्म की इन्होंने बातें की हैं। इनको पता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ गए यहाँ से, इन लोगों की डेवलपमेंट होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो भी वोट पड़े हैं, मैं ये कहता हूँ कि पार्लियामेंट इलेक्शन में जो भी वोट पड़े हैं वो यहाँ की पुंछ की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है कि पिछली बार इसको यहाँ से 700 वोट मिले, तो 700 वोट मिलने के बावजूद भी जो पार्लियामेंट का जो हमारा मेंबर था उसने इतने बड़े काम करवाए कि 70 साल में इतने बड़े काम हुए। अब की बार तो उससे कई गुना ज़्यादा काम होंगे। अब की बार तो हमारा मंशूर यही है, हमारा काम ही यही है। हम चाहते हैं, मैं हर घर में जाऊंगा, हर गांव में जाऊंगा, हर बच्चे के पास जाऊंगा, हर बच्चे की मुश्किलात को देखूंगा, हर बच्चे की मुश्किल को देखूंगा। मैं दूर दराज के इलाके में जाता भी हूँ, गया भी हूँ और मैंने उनकी मुश्किलातें देखी भी हैं। मैं अपने पार्टी के लीडर के सामने वो मुश्किलातें भी रखूँ। खान साहब, बातें बहुत सारी हैं, वक्त की कमी है। आखिरी सवाल आपसे मैं ये करूँगा कि इस वक्त प्रदीप शर्मा जी जो हैं वो पहले यहाँ से MLC भी हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, और हमारे चिश्ती साहब भी जो हैं पार्टी में शामिल हो चुके हैं, आप भी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप आने वाले असेंबली इलेक्शन की अगर बात की जाए तो क्या उम्मीदें हैं? क्या टिकट आपको मिलेगी या किसी और को? ये पार्टी का फैसला है, पार्टी जिसको भी देगी। मेरा एक ही मकसद है, इस इलाके की डेवलपमेंट करनी, इस इलाके की तरक्की करवानी और इस इलाके को देखना।
اور یہ لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں. یہ تو کل جب رزلٹ ہو جائے گا یہ پتہ چل جائے گا کہ میرے چنڈک سے کتنے ووٹ مجھے ملے, ڈینگلا کی میری پنچایت ہے اس سے مجھے کتنے ووٹ ملے, کنکوٹ میں مجھے کتنے ووٹ ملے, سلوتری سے مجھے کتنے ووٹ ملے, یہاں جو آزاد جان کا گھر ہے وہاں سے مجھے کتنے ووٹ ملے, شاہ محمد کی جو پنچایت ہے کیا کہتے ہیں اپنا بلاک ہے لورن اس سے مجھے کتنے ووٹ ملے. یہ تو پارٹی والے دیکھ لیں گے کہ کس آدمی نے کتنے ووٹ دلائے ہیں, کتنے دیے ہیں, کیا اس کا حق یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. تو کیا کہیں گے عوام کو آپ اس وقت؟ میں عوام سے ایک ہی اپیل کروں گا, اپنے جتنے بھی میری عوام ہے, مجھے اس عوام سے بہت بڑی محبت ہے, بہت بڑا پیار ہے. میں بغیر قومیت کے, بغیر مذہب و ملت کے, میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ جن لوگوں کو آپ نے 70 سال میں پہلے آزمایا ہے ان کو آپ چھوڑ دیں. کم سے کم ایک بار مجھ جیسے ناچیز شخص کو موقع دیں. اگر میں آپ کی امیدوں میں کھڑا نہیں ہوتا تو آنے والے وقت میں آپ میرے ساتھ. یہ تھے شہزاد خان صاحب جنہوں نے تفصیلاً ہمارے ساتھ بات کی. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اسی طرح سے دیگر سیاسی لیڈران کے پاس بھی پہنچیں اور ڈنکے کی چوٹ پر ان سے پوچھیں کہ آخر وہ پونچھ کی اور خاص طور سے حویلی کے عوام کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے 4 لائن کی, ریلوے لائن کی اور یہاں کی ڈیولپمنٹ کی بات کی, ہمیں امید ہے کہ یہ باتیں صرف باتیں نہیں رہیں گی بلکہ یہ زمینی سطح پر ہمیں دکھائی بھی دیں گی. شہزاد خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ویڈیو جرنلسٹ تنویر پنچھی کے ساتھ سید نیاز شاہ کو آپ اجازت دیجیے.